है what type of quadrilateral is EF और HG जो है वो आपस में बराबर हैं, तो ये EF HG के बराबर है और EH जो है वो FG के बराबर है। अपोजिट साइड्स पैरेलल हो तो हम इसको पैरेललोग्राम कहते हैं। तो ये हमारे पास पैरेललोग्राम का केस है। क्वेश्चन 2 में है यूज वेक्टर टू फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स। तो हमारे पास ये जो ए बी वैक्टर है वो 2i प्लस जे है और बी सी जो वैक्टर है वो i माइनस 3j है। तो ए सी जब हम मालूम करेंगे तो वो ए बी प्लस बी सी। तो ए बी की वैल्यू है जी 2i प्लस जे और बी सी की वैल्यू है i माइनस 3j। तो 2i प्लस i हमारे पास 3i और g माइनस 3j आपके पास माइनस 2j। तो इसके हिसाब से हमारे पास ए सी की वैल्यू आ गई। अब अगर मैं इस ए सी की लेंथ मालूम करना चाहता हूँ तो हमारे पास i का कोएफिशिएंट 3 तो उसका स्क्वायर, j का कोएफिशिएंट माइनस 2 उसका स्क्वायर, अगर हम स्क्वायर ले लें तो हमारे पास 9 प्लस 4 यानी कि √13 ए सी की लेंथ आ जाती है। अगर मुझे बी डी मालूम करना है तो बी से डी की तरफ जाने के लिए पहले मैं बी से ए की तरफ जाऊँगा। तो उसमें जो हमारे पास 2i प्लस जे है उसकी डायरेक्शन चूँकि चेंज हो गई, ए बी डायरेक्शन थी तो हम उसके साइन चेंज कर देंगे -2i माइनस जे। और इसी तरीके से जो ए डी है तो वो तो i माइनस 3j के पैरेलल है, तो यहाँ पे i माइनस 3j एज इट इज़। अब लाइक टर्म्स ऐड कर दें तो -2i प्लस i से माइनस से और माइनस जे और माइनस 3j से -4j। अब इस वेक्टर की लेंथ मालूम करने की खातिर i का जो हमारे पास कोएफिशिएंट है -1 उसका स्क्वायर और -4 उसका स्क्वायर, तो 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 1 प्लस 16 17। तो √17 जो है वो हमारे पास वेक्टर बी डी की लेंथ आ गई। तो इस तरीके से हमने जो दोनों डायगोनल्स थे उनकी लेंथ मालूम कर ली। क्वेश्चन 3 में कहता है शो दैट ए बी सी आर वर्ड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ए बी में मालूम करता हूँ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर √3 माइनस 0 होल स्क्वायर या 0 माइनस √3 होल स्क्वायर, फिर 2 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1। तो एक का हमने साइन चेंज करना होता है जब हम x को आपस में मिलाते हैं तो उनमें भी एक का साइन चेंज करते हैं और y को भी आपस में मिलाते हैं तो उसमें भी एक का साइन चेंज करते हैं। तो 0 माइनस √3 का स्क्वायर हमारे पास 3 आ गया और 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर 9, तो हमारे पास √12 आ गया। इसी तरीके से जब हम बी सी मालूम करते हैं तो √3 माइनस 0 उसका स्क्वायर और -1 माइनस माइनस प्लस 2, ये जो है हमने दूसरे y का हमने साइन चेंज कर दिया डिस्टेंस फार्मूला के जरिए से। तो -1 प्लस 2 उसका स्क्वायर, तो ये हमारे पास 3 प्लस 1 आ गया, √4 बन गया। √4 का स्क्वायर जो है वो √4 का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। सी ए की वैल्यू मालूम करते हैं तो सी का जो x1 है 0 उसको हम ए के x1 x2 0 के साथ मिलाते हैं, 0 माइनस 0 का स्क्वायर, फिर -2 दोनों के y को आपस में मिलाया तो -2 का स्क्वायर, ये बनेगा 16 का अंडर रूट जो कि 4 के बराबर आता है। अब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो सी ए वो 4 का स्क्वायर, ए बी 12 √12 का स्क्वायर, बी सी 2 का स्क्वायर, तो 16 इज इक्वल टू 12 प्लस 4, 16 इज इक्वल टू 16 आता है जो कि ट्रू रिजल्ट है। इसका मतलब यह है कि पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल है, लिहाजा ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि शो ए इज 3,1 बी -2, -3 सी 2,2 इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ए बी की लेंथ हम मालूम कर लेते हैं 3 और ये जो दूसरा माइनस था उसका साइन चेंज कर दिया, 3 प्लस 2 1, दूसरा जो माइनस था उसका हमने साइन चेंज कर दिया। ए बी की लेंथ हमारे पास 3 प्लस 2 5, 5 का स्क्वायर 25, 1 प्लस 3 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 प्लस 25 41 अंडर रूट। इस तरह से बी सी की लेंथ जब हम मालूम करते हैं तो -2 का स्क्वायर 16 -4 बन जाएगा, -4 का स्क्वायर 16, -3 -2 -5 का स्क्वायर 25, दोनों को ऐड करके अंडर रूट 41 आ गया। तो हम देख सकते हैं कि दो साइड की लेंथ यानी कि ए बी और बी सी की लेंथ आपस में बराबर आ गई, लिहाजा ये ट्राइंगल हमारे पास आइसोसेलेस हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 में है पोजीशन वेक्टर ऑफ सी एंड डी आर 3i माइनस 2j एंड i माइनस 4j। तो 2,3 की रेशो में हमने इनको डिवाइड करना है ओ पी वैक्टर के हिसाब से। तो फार्मूला क्या है, जो हमारे पास रेशो फार्मूला है K1 वेक्टर 2 प्लस K2
फैक्टर 1 और अपान K1 प्लस K2। तो K1 और K2 की वैल्यू तो 2 3 है, तो हम क्रॉस में अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो 3 जो है वो 2 जो है वो i माइनस 4j के साथ और 3 i माइनस 2j के साथ मल्टीप्लाई हो गया। और हम इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो 2i माइनस प्लस 9i 2i प्लस 9i 11i और माइनस 8j प्लस 6j माइनस 2j अपॉन 5। तो सिंप्लीफाई करने से 11/5 i माइनस 2/5j। 5 में है हमारे पास के m इज 2,4 और इज द मिड पॉइंट। तो ये जो m है वो x और y का मिड पॉइंट है। x की वैल्यू -1,3 है, y की वैल्यू हमको मालूम करनी है, तो हम उसका x y सपोज कर लेते हैं। और ये जो मिड पॉइंट m है वो हमको 2,4 गिवन है। अब मिड पॉइंट का फार्मूला जब हम लगाते हैं तो 2,4 एज एन आंसर हमको पता है। और मिड पॉइंट का जो फार्मूला है वो है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो ये -1 और ये वाला x हम x1 x2 के तौर पर इस्तेमाल कर देते हैं। तो -1 प्लस x डिवाइड बाई 2 और फिर 3 और यहाँ का जो y है उसको y1 प्लस y2 के तौर पर, तो 3 प्लस y बाई 2। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हम x को x ऑर्डिनेट के साथ और y को y ऑर्डिनेट के साथ कंपेयर करके दो इक्वेशंस बना लेते हैं। और पहली इक्वेशन से अब हम उसको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू जो कि 5 बनती है, और दूसरी इक्वेशन उसको सिंप्लीफाई करें तो y की वैल्यू 5 बनती है। लिहाजा हमारा अननोन पॉइंट जो x, y और 5, हो गया। तो ये 5, जो है ये मिडिल में नहीं था बल्कि एक पॉइंट पर था, तो हमने जो है इसको मिड पॉइंट फार्मूला के ज़रिए से मालूम किया। क्वेश्चन 6 में OA हमको और OB दो वेक्टर्स जो हैं वो हमको गिवन है, और इन वेक्टर्स को हमने रेशो फार्मूला के ज़रिए से 2:1 और जो है 1:2 या 2:1 में कन्वर्ट करना है कि ताकि ये 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाए। तो इसके खातिर सबसे पहले मैं यहाँ पे R1 की बजाय 2 पुट करता हूँ, R2 की बजाय 1 पुट करता हूँ। 2 को जो है वो मैं वेक्टर 6i प्लस 2j के साथ और 1 को मैं -i प्लस 3j के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। तो 2 6 12 12i प्लस 4j, फिर 1 को -i प्लस 3j के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो -i और प्लस 3j, नीचे हमारे पास 2 + 1 3 के बराबर। हमारे पास 12 - 1 11 11i बाई 3 और फिर 4j प्लस 3j 7j बाई 3। तो 11/3 और 7/3 जो है वो हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया, अगर हम इसको ट्राइसेक्ट करना चाह रहे हैं, 3 हिस्सों में तकसीम करना चाह रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम दूसरा पॉइंट की तरफ आ जाएं P1 P2 के हिसाब से, तो यहाँ पे इस रेशो को हम चेंज कर सकते हैं। यानी कि अगर पहले हमने 2:1 किया तो हम उसको 1:2 कर सकते हैं, जिससे हम दूसरा पॉइंट मालूम कर सकते हैं। क्वेश्चन 7 में है कि फाइंड x सो दैट -1, x 3, 2 एंड 7, 3 आर कोलिनियर। तो -1, x और 3, 2 के हिसाब से अगर मैं जो स्लोप का फार्मूला है y2 - y1 और x2 - x1 उसको अप्लाई करूँ तो 2 - x ऊपर और 3 +1 नीचे, ये हमारे पास PQ का स्लोप आ गया। इसी तरीके से अगर हम दूसरा पॉइंट 3 2 और 7 3 इसका स्लोप मालूम करें तो 3 - 2 ऊपर y, यानी कि ऊपर हमने y माइनस कर दिया, नीचे हम अगर x माइनस कर दें 7 - 3 तो -1, 4 जो हमारे पास स्लोप आता है। ये जो 1 और 2 से हमारे पास स्लोप आ रहे हैं, इनको अगर हम आपस में इक्वल ले लें, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि लाइन को लीनियर हो, तो कोलिनियर लाइन में हमारे पास तीनों पॉइंट्स को अगर हम दो पॉइंट्स के हिसाब से स्लोप लें तो बराबर आना चाहिए। तो 2 - x/4 और 1, 4 को हमने आपस में इक्वल ले लिया, जिसको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू हमारे पास 1 आती है। क्वेश्चन 9 में है कि ABCD बराबर हैं और इनके ABCD के हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको गिवन है। तो AB को मैं वेक्टर फार्मूला के ज़रिए से, यानी कि y2 - y1 और x2 - x1 या x1 - x2 और y1 - y2 के हिसाब से मालूम कर सकता हूँ। तो अगर मैं AB मालूम करता हूँ तो A और B जो है वो हमने A, B सपोज किया हुआ है, तो A - 0 और B - 2 और फिर वो CD के हिसाब से
जो है वो -1 में से -2 माइनस कर दिया और 5 में से 4 माइनस कर दिया, तो 5 - 4 1। चूँकि दोनों वेक्टर हमको इक्वल गिवन है तो ए कामा बी -2 1 कामा 1 के इक्वल ले लेंगे, जिससे हमारे पास ए जो है वो 1 के बराबर हो गया और बी -2 भी 1 के बराबर हो गया। तो ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 3, तो 1 कामा 3 में है कि हमको 4 वर्टिसेस गिवन है, जिसमें के u 9,4, v -7,7, w -4,7 और x 5,5। ये जो 4 वर्टिसेस हैं एक क्वाड्रिलेटरल के, हमने इनके निकालने मिड पॉइंट्स और फिर प्रूव ये करना है कि उनको ज्वाइन करने से हमको पैरेललोग्राम मिलती है। तो इनके मिड पॉइंट्स निकालना आसान है। x1 + x2 डिवाइड बाई 2 कामा y1 + y2 डिवाइड बाई 2 का फार्मूला है। m1 अगर मैं निकालता हूँ जो कि v और u का मिड पॉइंट है, तो वो मेरे पास जी बनता है 1 कामा 11/2, यानी कि -7 और 9 को हमने मिला दिया, 2 पर डिवाइड किया, फिर 7 और 4 को मिला दिया, 2 पर डिवाइड किया, तो उससे 1 कामा 11/2। इसी तरह से m2 मालूम करूँगा, तो वो -11/2 कामा 0 जो कि v और w का मिड पॉइंट है। फिर m3 मालूम करता हूँ जो कि w और x का मिड पॉइंट है, तो वो 1/2 कामा -6 और फिर m4 मालूम करता हूँ जो कि u और x का मिड पॉइंट है। अब इन मिड पॉइंट्स m4 भी हमने इस तरह से मालूम किया। अब मुझे m1 और m2 को मिलाना है, तो इससे जो मेरे पास वेक्टर बनता है m1 m2 से m1 को माइनस कर दूंगा ना, तो -11/2 -1 और 0 -11/2। तो मेरे पास m1 m2 की वैल्यू आ गई, सिंप्लीफाई करके -11/2 और -1 -13/2 और 0 -11/2 -11/2। इसी तरह से अब मैं m4 m3 को मिलाता हूँ, तो मेरे पास जो m4 है 7 कामा -1/2 और m3 है 1/2 कामा -6, तो बाद वाले से पहले वाले को जी माइनस कर देंगे। तो m3 के 1/2 में से यहाँ के 7 को जब मैं माइनस करता हूँ, तो 1/2 -7 और फिर m3 के -6 से यहाँ पे -1/2 को माइनस करता हूँ, तो उसका साइन चेंज कर दूंगा, +1/2। सिंप्लीफाई करने से ये मेरे पास बनता है जी -13/2 और -11/2। अब अगर हम गौर करें तो ये दोनों हमारे पास वेक्टर सेम आ रहे हैं, मतलब ये हुआ कि m1 m2 से वही वेक्टर बन रहा है जो कि m4 m3 से बन रहा है। तो प्रूव हो गया कि ये अपोजिट साइड्स जो हमारे पास बन रही है इस क्वाड्रिलेटरल, ये पैरेलल है। इसी तरह से हम ये भी साबित कर सकते हैं कि m2 m3 से और m1 m4 से वेक्टर बन रहा है, वो भी आपस में पैरेलल है। तो उससे फिर ये बाकी जो हमारे पास पार्ट है ये आप लोग खुद कर सकते हैं कि हम इन दो वेक्टर्स को, जैसे हमने इन दो वेक्टर्स को पैरेलल प्रूफ किया, इन दो वेक्टर्स को भी पैरेलल प्रूफ कर सकते हैं। इसी तरीके से तो ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम साबित हो जाएगी। क्वेश्चन 11 में है कि प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। ए बी सी से बनने वाली अगर मैं ट्रायंगल ले लूँ, ए का मेरे पास पोजीशन वेक्टर ए हो गया, बी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल बी, सी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल सी, ए बी सी जो स्मॉल लेटर होते हैं उनसे हम इनके पोजीशन वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं m1 निकालता हूँ यानी कि मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो वो मेरे पास a + b डिवाइड बाई 2। m2 निकालता हूँ जो कि बी सी का मिड पॉइंट है, तो b + c डिवाइड बाई 2। तो अब अगर मैं m1 m2 निकालता हूँ, तो m2 का पोजीशन वेक्टर यानी कि b + c डिवाइड बाई 2 से m1 का पोजीशन वेक्टर a + b डिवाइड बाई 2 उसको माइनस कर दूंगा। इसी तरीके से जो m1 m2 को अब जो सिंप्लीफाई करने का स्टेप है, तो 2 एलसीएम हो गया, ऊपर b + c में से a + b जब माइनस किया उनके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस से माइनस b हो जाएगा, यहाँ पे हम +b को -b के साथ कैंसिल कर देंगे, c - a/2 हमारा आंसर आ जाएगा। अब c - a डिवाइड बाई 2 हमारे पास m1 m2 लाइन का जो है वो वेक्टर आ गया, और लाइन AC अगर मैं निकालूं तो वो मेरे पास c - a आएगी। तो c - a जो कि AC लाइन है और c - a/2 जो कि m1 m2 लाइन है, इन दोनों में साफ पता चल रहा है कि एक वेक्टर दूसरे का हाफ है। तो m1 m2 AC का हाफ हमने प्रूव कर दिया,
और वेक्टर नोटेशन के हिसाब से सी माइनस ए दोनों में कॉमन है, लिहाजा एक दूसरे के पैरेलल भी हैं। तो दोनों बातें जब प्रूव हो गई कि ए बी का मिड पॉइंट M1 और बी सी के मिड पॉइंट M2 को मिलाने से हमको ए सी के पैरेलल लाइन मिल रही है, जिसको कि हम सी माइनस ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो उसका हाफ भी है। क्वेश्चन 12 में है कि प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ टू नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर पैरेलल टू द पैरेलल साइड्स। तो हमारे पास ये जो चार पॉइंट्स हैं, ए का पोजीशन वेक्टर छोटा ए, बी का पोजीशन वेक्टर छोटा बी स्मॉल बी, सी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल सी, डी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल डी। M1 जब मैं निकालूंगा तो मैं चूँकि ये ए डी का हमारे पास मिड पॉइंट है, तो ए डी हमारे पास बनेगा डी माइनस ए, और मिड पॉइंट चूँकि है तो डी माइनस ए डिवाइड बाई टू। M2 चूँकि बी सी का मिड पॉइंट है, तो बी सी का पोजीशन वेक्टर बाद वाले सी से पहले वाले वेक्टर बी का पोजीशन वेक्टर माइनस कर देंगे, सी माइनस बी डिवाइड बाई टू। अब हमको गिवन है कि ए बी और डी सी आपस में पैरेलल है, तो ए बी और डी सी अगर आपस में पैरेलल हैं तो ए बी जो है वो डी सी का स्केलर मल्टीपल होगा। स्केलर के तौर पर हम यहाँ पे लैम्डा ले लेते हैं। ए बी हमारे पास बी माइनस है और डी सी हमारे पास सी माइनस डी है। तो इससे हमारे पास जो M1 M2 की वैल्यू बनती है वो M1 M2, चूँकि M2 जो है वो पोजीशन वेक्टर है, वो मिड पॉइंट है बी सी का, तो सी माइनस बी डिवाइडेड बाई टू, और M1 जो है यानी कि जो पहला हमारे पास पॉइंट इनिशियल वेक्टर, वो चूँकि ए डी का मिड पॉइंट है तो डी माइनस ए डिवाइड बाई टू। तो बाद वाले जो हमारे पास पॉइंट होता है यानी कि जो बी सी का मिड पॉइंट था उसके पोजीशन वेक्टर से जो इनिशियल है M1 जो कि ए डी का हमारे पास मिड पॉइंट था उसको हमने माइनस कर दिया फिगर के मुताबिक, और अब हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करके आता है जी 2 एलसीएम हो गया, ऊपर सी माइनस बी माइनस डी प्लस ए। तो इनमें से अगर मैं सी और डी को आपस में मिला लूँ और बी और प्लस ए में से अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो माइनस इंटू बी माइनस ए। अब बी माइनस ए हमारे पास इक्वेशन 1 की मदद से लेमडा इंटू सी माइनस डी के बराबर है, तो वो वाली वैल्यू मैं यहाँ पर बी माइनस ए की बजाय लिख देता हूँ, और इससे मेरे पास जो इक्वेशन बनती है वो ये बनती है कि यहाँ पे अब सी है और यहाँ पे है जी माइनस लेमडा सी, तो और यहाँ पे डी है और यहाँ पे लेमडा सी, या सी माइनस डी दोनों से कॉमन ले लेते हैं। सी माइनस डी कॉमन लिया तो हमारे पास सी माइनस डी के पास 1 रह गया और यहाँ पे लेमडा रह गया, तो M1 M2 जो है वो हमारे पास 1 माइनस लेमडा डिवाइड बाई टू इंटू सी माइनस डी हो गया। अब सी माइनस डी क्या है, वो डी सी वैक्टर है, तो इसका मतलब ये कि M1 M2 जो है वो डी सी वैक्टर के पैरेलल हो गया, क्योंकि हमने साबित कर दिया कि M1 M2 जो है M1 M2 वो डी सी वैक्टर का स्केलर मल्टीपल है। तो जब आप एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल साबित कर दें तो वो दोनों पैरेलल साबित हो जाते हैं। इसी तरीके से हम ये भी साबित कर सकते हैं कि M1 M2 ए बी के भी पैरेलल है। क्वेश्चन 13 में है जी प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द एडजेसेंट साइड ऑफ अ स्क्वायर आर अ रेक्टेंगल डिवाइड्स कॉरस्पॉन्डिंग डायगोनल इनटू 1,3। तो हम एक जो है वो स्केल ले लेते हैं 0,0, ये वाला पॉइंट हो गया। पॉइंट बी को हम 2a,0 पर ले लेते हैं, सी जो है वो 2a,2a पे, और डी 0,2a पे। तो हर साइड की लेंथ मैंने 2a यूनिट ली है। अब हमारे पास इन पॉइंट की अगर मैं मिड पॉइंट निकाल लूँ तो M1 ए बी का मिड पॉइंट है, तो 0 प्लस 2a डिवाइड बाई 2 ए आ गया, और 0 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 0 आ गया, तो a,0 ए बी का मिड पॉइंट। इसी तरह से 2a, a बी सी का मिड पॉइंट, a,2a डी सी का मिड पॉइंट, और 0, a हमारे पास ए डी का मिड पॉइंट आ गया। अब अगर मैं M1 और M3 का मिड पॉइंट निकालता हूँ, जिसको मैंने P3 का नाम दिया हुआ है, तो 0 प्लस ए डिवाइड बाई 2 a बाई 2 हो गया, और a प्लस 2a डिवाइड बाई 2 3a बाई 2 हो गया। इसी तरीके से P2 वगैरह मैं निकाल सकता हूँ, और P1 भी निकाल सकता हूँ। ये सारे के सारे हमारे पास M4 M3 के मिड पॉइंट, A C के मिड पॉइंट, और M1 और M2 के मिड पॉइंट है। अच्छा, अब मैं ये करता हूँ कि मैं
अगर डिवाइड करना चाहता हूँ डी और बी को 1:3 में, तो 1:3 के हिसाब से मैं 1 मल्टीप्लाई करूँगा 2a, 0 के साथ और 3 मल्टीप्लाई करूँगा DA, 2a के साथ रेशो फार्मूला के हिसाब से। तो मैंने ये जो 1 है ये मल्टीप्लाई कर दिया 2a, 0 और 3 जो है वो 0, 2a के साथ। जो हमारे पास फार्मूला है k1x2 + k2x1/k1 + k2, तो 1 × 2a, k1 जो है 1, x2 जो है वो 2a, फिर k2 3 और ये 1 0। इस तरह से k1 जो कि है 1 और y2 जो है वो है हमारे पास 0 और k2 जो है वो 3 और y1 जो है हमारे पास यहाँ पे है 2a। तो नीचे हमारे पास 1 और 3 आपस में ऐड कर देंगे, सिंप्लीफाई करके हमारे पास आता है जी 2a/4, 6a/4 जो कि a/2 और 3a/2। अगर हम गौर करें तो ये वही पॉइंट है जो कि अभी हमने M4 और M3 के मिड पॉइंट के तौर पर निकाला है। तो इसका मतलब ये है कि M4 और M3 का जो मिड पॉइंट है वो DB को 1:3 में डिवाइड कर रहा है और यही जो है वो हमने